वाइनबर्ग स्कूल में भेजा। मेरी जो बड़े भाई थे उनको सेंट जेवियर नैनीताल में उनको पढ़ाया। सिस्टर को हमारी जो है चंडीगढ़, दिल्ली, सब जगह सबको अच्छी शिक्षा प्रदान करी। और उनको सफाई से इतना ज़्यादा लगाव था कि हम 5 भाई बहन थे, जिसकी आखिरी में बारी आती थी उसकी ज़्यादा पिटाई होती थी। तो हम ये सोचा करते कि आखिरी में जिसका नंबर आएगा उसकी ज़्यादा पिटाई होगी। सफाई पसंद इतनी ज़्यादा थी। तो कहने का मकसद ये था कि उनका हर व्यक्ति का देखना कि कोई आया घर पे, चाय पिलाई नहीं पिलाई है, खाना खिलाया नहीं खिलाया है, और बहुत लगाव था। उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी कि जब भी वो चलती थी तो चारों तरफ देखती थी कि किसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, किस प्रकार का उसका रहन सहन है। यानी कि ऑब्जर्वेशन जो उनकी थी वो अद्भुत थी, मैं कहता हूँ। तो बहुत सारी बातें मेरी दादी के बारे में मेरी बुआ ने भी बताया, कैप्टन साहब ने ही बताया। प्रभारी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मेरे पिता मंत्री थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ लोग ऐसे आ जाते थे जो हमारे बहुत ज़्यादा विपक्ष के हुआ करते थे। तो हम तो ये पहचान जाते थे कि भाई ये व्यक्ति तो जीवन में हमारा कभी नहीं हो सकता, और ये हमेशा या तो एंटी सोशल एलिमेंट की तरह या कोई गलत काम करेगा। पर वो पीछे से उनके पास चले जाकर काम करवा लेते। जब तक काम हो जाता था तब हमें पता चलता था कि भाई वो फलाना आदमी आके ऐसे काम करवा गया। तो हमारी दादी इतनी साफ दिल की थी कि मतलब उन्होंने कभी किसी के अंदर कोई फ़र्क नहीं करा, और वही सीख लेकर हम अपने जीवन के अंदर आगे चले। हमारे दादाजी स्वर्गीय राव बेसिंग वो यहाँ से विधायक रहे, मेरे पिता लगातार 6 बार यहाँ से विधायक रहे, मेरी बुआ जस्टिस रही। हम सब लोगों ने ये कोशिश करी कि भाई समाज सेवा को सबसे हम लोग आगे रखें। और आज के दिन मैं तो उनसे यही कहूँगा कि हमें आशीर्वाद दें कि इस कोरोना काल से भी हम लोग उभर पाएँ और उनके दिखाए हुए रास्ते पर आने वाले समय के अंदर हम चलें। उसको देख के जो भी किसी जिम्मेदार नागरिक की हो सकती है, वही प्रतिक्रिया मेरी है कि सरकार ने प्राथमिकताओं को किस तरीके से उलझाया, किस तरीके से इन्होंने जो कोरोना काल में या दूसरे संक्रमण की वेव में जो प्रबंधन करना चाहिए था वो ये नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी प्राथमिकताएं राजनीतिक क्षेत्र में अपने आभा मंडल में वृद्धि करना था, और जिसके फलस्वरूप इन्होंने सब जो मानक थे उनको नज़रअंदाज किया कोविड के संक्रमण के, और चुनाव कराए, चाहे वो बंगाल के चुनाव हों। और आप देखिए कि तमिलनाडु, बंगाल वगैरह में संक्रमण एकदम तेज़ी से फैला, और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में भी जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज चुनाव कराए वो क्या स्थगित नहीं किए जा सकते थे? क्या इतने अनिवार्य थे कि संवैधानिक दृष्टि से कि उनको कराना आवश्यक था, अनिवार्यता थी? सिर्फ़ और सिर्फ इनके दिमाग में ये था कि हम राजनीतिक लाभ, हम चुनाव को हम जीत लें, और उसके कारण केंद्र बिंदु चुनाव रहा। जो प्राथमिकता कोविड को दे दी चाहिए थी, चाहे वैक्सीनेशन के लिए जो एडवांस इन्हें देना चाहिए था, इसके निर्माण के, इसके प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, वो इन्होंने नहीं दिया। यही कारण है कि वैक्सीनेशन में भी प्रतिशत के आंकड़े अगर आप उठाएंगे तो भारत बहुत नीचे आता है। आज भी उलझे हुए हैं हम। एक तरफ हम ये कहते हैं कि 65% से ऊपर यहाँ युवा है। क्या हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए थी युवा को वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए? क्या शिक्षा जो बहुत ही अनिवार्य है आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, इस वैश्वीकरण की दृष्टि से शिक्षा उससे व्यथित हुई और उसका व्यवधान का मतलब है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ।
तो दो दृष्टि से, एक तरफ शिक्षा विविधित हुई, दूसरी तरफ उनका टीकाकरण ना करना उनका, और आपने देखा कि दूसरे संक्रमण में युवा इससे ज़्यादा मृत्यु दर युवाओं की देखने को मिली। तो किस दृष्टि से ये लोग राज करना नहीं जानते, नारा देते थे अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। आप देखिए जिस तरीके से आए दिन पेट्रोलियम पदार्थ और सब पे कीमतें बढ़ रही हैं, क्या हठधर्मी है सरकार में, क्या लचीलापन नहीं होना चाहिए। किसान आज आंदोलित है, सड़कों पर है। एक तरफ आप इस संक्रमण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान आंदोलित है, सड़कों पर है। क्या कुछ इस तरीके से पहल नहीं होनी चाहिए थी कि किसानों की जो व्यथा थी उसको समाप्त किया जाता, कृषि बिल वापस ले लेते तो आसमान नहीं टूट पड़ता। एक और चीज़ है कि आपको अपना संगठन कांग्रेस को मजबूत करना है, इसको लेकर के आपकी जिला स्तरीय कमेटी है, अभी तक कोई गठन देखिए वो प्रक्रिया चल रही है, और ये इसके तहत संक्रमण की दूसरी जो ये लहर आई, उसके तहत उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ। हम तो इसके बावजूद भी हमारी एक्सरसाइज, देखिए जो चीज़ आपकी 7 वर्षों से नहीं हुई उसमें थोड़ा सा समय सबको आम सहमति के साथ होना है, पर हमारी ये प्राथमिकता है और उसके परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। आज आप रेवाड़ी आए हैं प्रतिमा का अनावरण करने, जी 2 शब्द। देखिए आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी की स्वर्गीय माताश्री एक आदर्श भारतीय नारी की प्रतिमूर्ति थी, विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, करुणा की मूर्ति थी, शिक्षा के को प्राथमिकता उन्होंने दी, और मानवीय रिश्तों को, जैसा कि विधायक चिरंजीवी ने भी अपने स्मरण में इस बात को दृष्टिगोचर किया कि वो उनके यहाँ कोई विपक्ष का नहीं होता था, जो भी आता था तो ये मानवीय मूल्य थे उनके। और जब ऐसी नारी जिन्होंने ये सब मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी, उनके नाम से शैक्षिक संस्थान का निर्माण हुआ, तो ये मेरा सौभाग्य है कि उनकी प्रतिमा के अनावरण के लिए इन्होंने मुझे आमंत्रित किया पहले, और मैं यहाँ उपस्थित हो सका। मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और जिन मूल्यों के लिए वो खड़ी थी, प्रभु से यही कामना है कि वो मूल्य समाज में और मजबूत